नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, स्वागतम। आज हम संस्कृत व्याकरण का बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है संधि, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं। सबसे पूर्व संधि कहते किसे हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या जब दो वर्णों के पास आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्ण जब पास आएंगे तो उनके आने से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, उसे संधि कहा जाता है। हिम जमा आल्य, तो हिमालय बनता है। उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं हम, रमा जमा ईस, तो रमेश बनता है, ये बिंदी नहीं आएगी। सूर्य जमा उदय, सूर्य उदय बनता है। इस प्रकार से हम संधि समझ सकते हैं। आइए अब संधि के भेद कितने हैं वो जान लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं, या ऐसे कहें कि अच संधि को ही बाद में स्वर संधि कहना आरंभ हो गया, क्योंकि आज जो सामान्य जनमानस है वो स्वरों के नाम से अधिक परिचित होने के कारण इसे अच संधि को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि संस्कृत में कहा जाता है। इसका भी यही कारण है कि व्यंजन नाम अधिक प्रचलित होने के कारण आज हल संधि इसे नहीं कहा जाता। तीसरा है विसर्ग संधि, इसे विसर्ग संधि ही कहते हैं। आइए अब सबसे पूर्व जो स्वर संधि है, जिसे अच संधि के नाम से भी हम जानते हैं, इसकी क्या परिभाषा है वो जान लेते हैं। जहाँ दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पर दो स्वरों के मेल से, स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, लरी, ए, आई, ओ और औ। तो इन स्वरों में जब मेल होगा और इनके मेल से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए स्वर संधि के जो भेद हैं वो हम देख लेते हैं कि स्वर संधि के को कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। तो स्वर संधि के 8 प्रकार की संस्कृत में कही गई है। कितने प्रकार की कही गई है? 8 प्रकार की। सबसे पहले है दीर्घ संधि। सबसे पहली दीर्घ संधि, इसका मुख्य सूत्र जो होता है वो होता है अक सवर्णे दीर्घः, अक स्वर्णे दीर्घे। दूसरा है गुण संधि, आद गुण है, इसका मुख्य सूत्र होता है। तीसरा है वृद्धि संधि, तो वृद्धिर रेचि इसका मुख्य सूत्र होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। चौथा है यण संधि, यण संधि का मुख्य सूत्र है इको यणची। पांचवी है अयादि संधि, इसका मुख्य सूत्र कौन सा है? एचो यवा याव है। छठी है पूर्व रूप संधि, तो इसका मुख्य सूत्र है एंग पदांतादति, ये इसका मुख्य सूत्र है। सातवां है पर रूप संधि, एंगी पर रूपम, इसका मुख्य सूत्र है। आठवां है प्रकृति भाव संधि, ईदुद विवेचनम पर ग्राह्यम, इसका मुख्य सूत्र है। तो इस प्रकार से ये 8 जो स्वर संधि है उसके मुख्य भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। ये 5 संधियां हमें ऐसे ही रूप में संस्कृत में भी दिखाई देती हैं, हिंदी में भी दिखाई देती हैं, और ये 3 मात्र संस्कृत में हमें मिलती हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव। तो ये याद रखेंगे ये कि संस्कृत में
जो स्वर संधि है वो 8 प्रकार की है और हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की कही गई है। ऊपर वाली जो 5 है अयादि पर्यंत, वो हिंदी में भी ऐसे की ऐसे ग्रहण की गई हैं। जो अंतिम 3 है उन्हें हिंदी में छोड़ दिया गया है, ये याद रखेंगे। आइए सबसे पूर्व अब हम दीर्घ संधि जान लेते हैं। दीर्घ संधि के मुख्य 4 नियम बताए गए हैं। सबसे इसका जो प्रमुख सूत्र था वो हमने पहले भी देखा था, कौन सा था? अकः स्वर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। हर्ष स्वर या दीर्घ ए ई उ री के बाद यदि हर्ष या दीर्घ ए ई उ री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ और री हो जाते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि हुए हैं जिन्होंने आरंभ में 14 माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखे हैं। 14 माहेश्वर सूत्र जो लिखे हैं उनसे 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है उन्होंने। कहीं कहीं इनकी संख्या 44 भी मानी जाती है तो वो अपवाद है, कहीं 42 मानी जाती है, तो वो संख्या अपने अनुसार ले लें। तो 42 या 44 जो प्रत्याहारों का निर्माण किया है उनसे उन्होंने जो पूरी संस्कृत व्याकरण है उसको बांध दिया है। जैसे अक प्रत्याहार उन्होंने कहा तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आएंगे तो वो इससे हम जान सकते हैं ए ई उ री ये आ रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जितने भी ये प्रत्याहार बनाए उसमें कुछ कुछ स्वरों का ग्रहण कर लिया है जिससे उनको सूत्र बनाने में बहुत सहायता मिली है। तो इसी प्रकार जो अक प्रत्याहार है उन 42 प्रत्याहारों में एक अक प्रत्याहार है, उसमें ए ई उ और री इत्यादि आते हैं। तो इस कारण से अक प्रत्याहार से हम ग्रहण कर लेंगे, ये सूत्र बना अकः स्वर्णे दीर्घे। अकः मतलब अक जो प्रत्याहार है उसके बाद अगर स्वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। पहला नियम देख लेते हैं, ए या आ के बाद ए या आ जाए तो आ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो दीर्घ का अर्थ बड़ा होने के कारण अगर ए में ए मिला तो आ हुआ, ए में आ मिला तो आ हुआ, ए में आ मिला तो आ हुआ, आ में ए मिला तो आ हुआ और आ में आ मिला तो भी आ हुआ। तो इस प्रकार ये उदाहरण भी दिए हुए इनसे समझ सकते हैं। जैसे धर्म जमा अर्थ मिलके धर्मार्थ हो गया। धर्म में जो मैं है इसमें ए मिला हुआ है, जो संस्कृत है उसमें ये मकार ऐसे हलंत होता है, इसमें ए मिलकर ये पूरा मैं बनता है। इस प्रकार मैं बनता है। तो इसमें जो ए है वो और ये अर्थ वाला ए ये मिलके आ हो गए तो धर्मार्थ हो गया। हिम जमा आल्य, हिम में जो ए है और आल्य में जो आ है मिलकर हिमालय हो गया। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तक में ए है और आल्य में ए आ है तो पुस्तकालय हो गया। विद्या जमा अर्थी, विद्या में आ है और ये ए है अर्थी में तो विद्यार्थी हो गया। इस प्रकार से ये नियम बनता है। अगला है ई के उपरांत अगर हर्ष या दीर्घ ई आए तो वो भी ई में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए हर्ष ई या दीर्घ ई आएगी तो वो भी ई में बदल जाएगी। पहला देखते हैं उदाहरण इसका, ई से छोटी ई का दीर्घ ई होना। तो रवि जमा इंद्र, रवि में देखिए छोटी ई है, छोटी ई लगी हुई है और इंद्र में भी आगे जो है वो छोटी ई है। तो जब इनकी संधि हुई तो रविंद्र हो गया, दीर्घ इकार हो गया। मुनि जमा इंद्र, मुनि में देखिए छोटा इकार है और इंद्र में भी छोटा इकार है, जब दोनों मिले तो इससे
ये दीर्घ इकार में बदल गया, तो मुनींद्र हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाते हैं। जैसे गिरी में छोटी ई है और ईश में दीर्घ ई है, जब दोनों मिले तो ग्रीश हो गया। मुनि जमा ईश, हर्ष इकार और दीर्घ इकार जब मिले तो मुनीश हो गया। उच्चारण में भी देखेंगे तो उच्चारण में भी हमें पता लगता है, कोई मुनीश बोलेगा नहीं, मुनीश इस प्रकार बोलेंगे तो वो दीर्घ इकार हमें सुनाई देता है। इसी प्रकार दीर्घ इकार और हर्ष, उसके उपरांत अगर हर्ष इकार आ जाए तो वो भी दीर्घ इकार में परिवर्तित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, मही जमा इंद्र, मही में दीर्घ इकार है और इंद्र में छोटा ई है, तो जब ये इनकी संधि हुई तो महेंद्र हो गया। नारी जमा इंदु, तो यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर हर्ष इकार है, तो नारिंदु हो गया दीर्घ इकार के साथ। इसी प्रकार अगर दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल जाए तो भी इकार हो जाएगा दीर्घ संधि के अनुसार। तो देखिए नदी जमा ईश, नदी में ई दीर्घ ई है और ईश में भी दीर्घ ई है, जब संधि हुई तो नदीश हो गया। मही जमा ईश, महिष का निर्माण हुआ। अगला उदाहरण है उ और उ की संधि, उकार और दीर्घ उकार की संधि। यहाँ भी उसी प्रकार से छोटा उ और छोटा उ, हर्षु मिलके दीर्घ उकार बन जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, भानु जमा उदय, तो भानु उदय। भानु उदय कहीं पूछा जाए आपकी परीक्षा में कौन सी संधि है यहाँ, तो आप बता पाएंगे कि यहाँ दीर्घ संधि हुई है, क्योंकि भानु जो शब्द है उसमें हर्ष उ होता है और उदय में भी हर्ष उ होता है। जब मिलते हैं तो ये दीर्घ संधि में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ संधि से ये दीर्घ उकार में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार विधु जमा उदय बना, विधुद्य बन गया। अगला देखते हैं उ जमा उ, दीर्घ उ किस प्रकार दीर्घ उ में बदल जाता है। तो लघु में देखिए हर्ष उकार है, उर्मी जब मिलेगा तो लघु उर्मी बन जाएगा दीर्घ उकार के साथ। सिंधु जमा उर्मी, तो सिंधु उर्मी ये बन गया। अगला है दीर्घ उकार जमा हर्ष उकार, तो ये किस प्रकार दीर्घ उकार में परिवर्तित हो जाएगा वो देखते हैं। वधु जमा उत्सव, वधु में दीर्घ उकार है, उत्सव में हर्ष उकार है, तो वधूत्सव ये बन गया। इसी प्रकार वधु जमा उल्लेख, तो ये भी वधु उल्लेख में परिवर्तित हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, दीर्घ उकार और दीर्घ उकार मिलके किस प्रकार दीर्घ उकार में बदलते हैं। तो भू जमा ऊर्ध्व, तो भूर्ध्व बन गया, दीर्घ उकार हो गया। वधु जमा ऊर्जा, तो वधूर्जा ये दीर्घ उकार हो गया। इसी प्रकार री और री की संधि होकर दीर्घ री बनता है, तो री जमा री दीर्घी। पितृ जमा ऋणम, तो पितृ ऋणम हो गया, तो दीर्घ ऋकार होने के कारण पितृ ऋणम हो जाता है। आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि किस प्रकार से, गुण संधि के क्या क्या नियम हैं उनको अब हम जानेंगे। गुण संधि के भी 4 नियम कहे गए हैं। तो गुण संधि के जो 4 नियम हैं वो किस प्रकार हैं, आइए वो देखते हैं। ए और ई मिलके अकार और इकार मिलके ए में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण मतलब गुण हो जाना। देखिए ए जमा ई, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ए जमा उ क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ जमा री क्या बनेगा, अर बनेगा। इस प्रकार से ये संधि का नियम है। और ए जमा री भी अर ही बनेगा।
तो ये गुण संधि का मुख्य नियम है कि ए और ई मिलके यहाँ ए में परिवर्तित हो जाते हैं। दीर्घ में ए के उपरांत सवर्ण आ रहा था, सवर्ण मतलब ए ही आ रहा था या आ रहा था। अब इसमें सवर्ण आकर अन्य स्वर आता है, इस कारण से गुण हो जाता है, तो ए में ओ में परिवर्तित ये हो जाता है। तो देखिए ए जमा ई मिलके ए हुआ, तो नर जमा इंद्र मिलके नरेंद्र हो गया। ए जमा दीर्घ इकार मिलके भी ए ही होता है, तो नर जमा ईश नरेश हो गया। आ जमा ई मिलके भी ए होता है, महा जमा इंद्र महेंद्र हो गया। आ जमा ए मिलके भी एकार ही होगा, महा जमा ईश मिलके महेश हो गया। तो ये याद रखेंगे, आ मिलेगा, आ में ई मिलेगा तब भी गुण संधि के अनुसार ए होगा, और ए में ई मिलेगा तब भी एकार ही होगा। अगला देखते हैं, ए में जब उ मिलेगा तो वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, ज्ञान में जो न में ए है और उपदेश का जो ये उ है, ये जब मिलेंगे तो ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, तो ज्ञानोपदेश हो जाएगा। देखिए ज्ञानोपदेश हो गया। आ जमा उ मिलेंगे तो भी ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, तो महा जमा उत्सव महोत्सव हो गया। क्षमा करें, ए और दीर्घ उकार जब आ में मिलेंगे तो वो भी ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। जल जमा उर्मी जलोर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार आ जमा दीर्घ उकार मिलेंगे तो ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, तो महा जमा उर्मी महोर्मी में महोर्मी बन जाएगा। अगला देख लेते हैं नियम, जब ए में री मिलेगा तो वह अर में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार से, देव जमा ऋषि तो देवर ऋषि हो गया। यहाँ पे देखिए वह में वह जो है वो हलंत अगर कर दें तो उसमें उसके बाद ये उसमें ए मिला हुआ है, और ऋषि में जो ये शी है, यहाँ जो ये ऊपर रे लगा हुआ है ये हलंत वाला रे है, जमा श जमा छोटी इकार। तो अब इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार आ में जब री मिलेगा तो भी वह अर में परिवर्तित हो जाएगा, तो महा जमा ऋषि तो महर्षि हो जाएगा। महा जमा ऋषि महर्षि हो जाएगा। आगे देखते हैं, वृद्धि संधि किस प्रकार से होती है। वृद्धि संधि के दो नियम होते हैं। कौन कौन से दो नियम हैं? ए आ का ए और आई से मेल होने पर आई तथा ए आ का ओ औ से मेल होने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए वृद्धि संधि एक बार समझ लेते हैं। जब ए या आ में ए या आई मिलेंगे तो ये आई में परिवर्तित हो जाएंगे, और जब ए आ जमा इसमें ओ और औ मिलेंगे तो ये औ में परिवर्तित हो जाएंगे, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ये वृद्धि संधि का नियम है। आइए देख लेते हैं उदाहरण। ए में ए मिलके आई हो गया। किस प्रकार से, एक जमा एक तो ऐक हो गया। ए जमा आई मिलके भी आई हो गया। मत जमा एक के तो मतैक्य हो गया। आ में ए मिलके भी आई हो गया। सदा जमा एव सदैव हो गया। आ में आई मिलके भी आई हो गया। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य हो गया, महाऐश्वर्य हो गया। इस प्रकार से ये नियम काम करता है। अगला नियम देख लेते हैं।
ए जमा ओ मिलके औ हो जाता है। वन जमा औषधि, वनौषधि ये बन गया। इसी प्रकार से आ में ओ मिलके औ हो जाएगा। महा जमा औषधि तो महौषधि हो गया। आगे देखिए, ए में औ मिलेगा तो भी औ में बदल जाएगा। परम जमा औषधि तो परमौषधि। आ में औ मिलके भी औ में परिवर्तित हो जाएगा। महा जमा औषधि महौषधि। ये देखिए, महा में आ है ना, तो ये आ और ये औ मिलके औ में परिवर्तित हो गए। अगला है यण संधि। यण संधि के जो नियम है वो किस प्रकार है, इस विषय में जान लेते हैं। यण संधि के भी 4 नियम कहे गए हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हैं ये 4 नियम। सबसे पूर्व देखते हैं, ई के आगे कोई विजातीय असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है। ई के उपरांत अगर कोई विजातीय स्वर आता है, कोई अन्य जातीय स्वर आता है, तो उसे यकार हो जाता है। पहला नियम कहता है ये। आइए देखते हैं उदाहरण। ई के उपरांत अगर आ आएगा तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अति जमा आचार, अति में ई है, हर्ष ई है और इसके उपरांत आ गया तो ये अत्याचार में परिवर्तित हो गया। देखिए, अति में ई है, इसमें ई निकाल देंगे तो अत शेष रहेगा, अत ई। इस प्रकार से ये अति बना था। अब आचार का जो आरंभ का आ था वो और ये मिलके ये में परिवर्तित हो गए। जब इनका संयोजन करेंगे तो इस प्रकार से ही ये लिखा जाएगा। ये तय हलंत है तो आधा तय यहाँ लिखा गया इस कारण से। ई जमा ए को भी यह हो जाता है। किस प्रकार, आइए उदाहरण देखते हैं। यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, यदि में जो इकार है और ये अपि का जो ए है तो यद्यपि बन जाएगा यकार होने के कारण से। ई के उपरांत अगर आ जाए तो, दीर्घ ई के उपरांत अगर आ जाए तो भी ये में बदल जाएगा। किस प्रकार से, इति जमा आदि तो इत्यादि हो जाएगा। दीर्घ इकार के बाद ए आ जाए तो भी ये में बदल जाएगा। तो नदी जमा अर्पण तो नद्यार्पण हो जाएगा। ये ऊपर वाला ही नियम है। दीर्घ इकार के उपरांत अगर आ जाए तो एक और उदाहरण है, देवी जमा आगमन तो देव्यागमन हो जाएगा। आगे है ख भाग क्या कहता है, इस संधि का जो नियम है वो कहता है हर्ष उ और दीर्घ उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर, विजातीय मतलब अलग कोई स्वर आता है, आने पर उ को वह हो जाता है। देखिए, ई के उपरांत कोई आएगा तो यह हो जाएगा, उ के उपरांत कोई आएगा तो वह हो जाएगा। ये याद रखेंगे यण संधि का नियम। उ के उपरांत अगर दीर्घ आएगा तो वो वह में किस प्रकार बदलेगा, जैसे सु जमा आगतम तो स्वागतम ये निष्पन्न होगा। देखिए, सु में जो उ है वो निकाल देंगे तो हमारे पास हलंत वाला से बचा, आधा से, और आगतम के जो आ ये है इसको वह हो जाएगा तो ये स्वागतम बन जाएगा। उ जमा ए होने पर भी वह होता है। उ के बाद अगर ए आता है तो भी अनु जमा अय तो अन्वय बना, अनु जमा अय से अन्वय बना। अनु में देखिए, अनु है ना, इसमें ये उ है और ये ए है, ये वह में बदल गए। उ के उपरांत आ जाए तो भी वह में बदल जाएगा, जैसे सु जमा आगत स्वागत। उ के उपरांत अगर ए आ जाए तो वह
वे में बदल जाएगा, तो अनु जमा एषण, अन्वेषण। तो इस प्रकार से अन्वेषण हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर वह आएगा तो उस पर जो मात्रा है वो एक ही लगेगी। इसके उपरांत अगर ये मिलके वह बनेगा तो आ का वो लगेगा। देखिए आ का जो डंडा है वो लगा हुआ है यहाँ पर देखिए ए की मात्रा ही लगेगी, तो यहाँ पर अन्वय हुआ, अन्वाय नहीं हुआ। ये भी याद रखेंगे। अगर री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रे हो जाता है। ये तीसरा नियम कहता है। री के बाद कोई विजातीय वर्ण आ गया, देखिए री के बाद ए आने से रे हो जाएगा और उसमें जो मात्रा है वो आ की लगेगी। पितृ जमा आज्ञा, तो पित्राज्ञा हो गया। यहाँ पर आ आया है तो इस कारण से पित्राज्ञा हो गया। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को ले हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार से। ली जमा आ, तो ली जमा आकृति, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। लिखने का वो गलत है ये टाइपिंग, तो लाकृति बनेगा। ली जमा आ से ली जमा आकृति ये उदाहरण है, तो लाकृति बनता है। लाकृति का अर्थ होता है नो की तरह, आकृति की तरह, ये इसका अर्थ होता है। आगे इस देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि के 4 नियम होते हैं। ए, आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर कर्मशः आए, आओ, आए, आओ और आओ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। देखिए ए के उपरांत अगर कोई भी स्वर आएगा तो ए को अयादेश हो जाएगा। आई को जो दीर्घ ए होता है उसे आयादेश हो जाएगा और जो ओ होता है उसे अवादेश हो जाता है और औ को आवादेश हो जाता है। ये याद रखेंगे, बस यही इस अयादि संधि के मुख्य नियम है। एक बार देख लेते हैं। ए के उपरांत ए आ रहा है तो इसे अय हो जाएगा। देखिए ने जमा अन, तो नयन बन गया। इसमें देखिए ए मिला हुआ है न में, न ऐसे हलंत जमा ए है, तो ये मिला हुआ है तो ये नयन बन गया। इस प्रकार आई जमा ए है तो इसे क्या आदेश होगा? आय आदेश हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। गई जमा अक, तो क्या बन गया? गायक बन गया। क्या बन गया? गायक। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ओ जमा ए को अव हो जाएगा, तो पो जमा अन पवन हो गया। पै में क्या है मिला हुआ है? ओ मिला हुआ है, तो इस ओ को अव आदेश हो गया। अव आदेश होने पर ये पवन निष्पन्न हो जाएगा। ओ को ए, ओ में ओ के उपरांत अगर ए आ जाए तो उसे आव आदेश हो जाएगा। पौ जमा अक, तो क्या बन जाएगा? पावकह। क्या बनेगा? पावकह। तो इस प्रकार से ये निष्पन्न हो जाएगा। आगे है औ के उपरांत अगर ई आ जाए तो आउ जमा ई हो जाएगा। मात्रा ईकार की लग जाएगी। नौ जमा इक, तो नाविक ये हो जाएगा। आउ का ये होगा और ई की मात्रा लगेगी, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि किस प्रकार से होती है, क्या इसके नियम है वो जान लेते हैं। पदांत में अगर ए, पद अंत मतलब जो भी
शब्द लिखा है उसके अंत में ए हो अथवा ओ हो, उसे के परे आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है। लोप होने पर आकार का जो चिन्ह रहता है वो लुप्ताकार या अवग्रह कहते हैं या बन जाता है। देखिए जो आकार है उसका यहाँ लोप होकर इस प्रकार का अवग्रह चिन्ह, देखिए एस की भांति जो ये चिन्ह बनता है ये लगा दिया जाता है, इसे अवग्रह कहते हैं। तो पूर्व रूप संधि के उदाहरण देख लेते हैं। ए या ओ के उपरांत ए आए तो कवे जमा अवेही, कवे जमा अवेही। देखिए ए आ रहा है ये और यहाँ पर ए है तो कवे कवेवेही बन गया। ए ओ के उपरांत ए आ जाए तो प्रभो जमा अनुग्रहण, प्रभो अनुग्रहण, इस प्रकार से ये बन जाएगा। जो आकार है उसे अवग्रह हो जाएगा। ए औ के उपरांत आकार आ जाए तो उसे अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से, तो लोको जमा अयम, लोको अयम बन जाता है। ए औ के उपरांत आकार आ जाए तो हरे जमा अत्र, हरेत्र बन जाता है। आगे देखते हैं पर रूप संधि। पर रूप संधि के नियम देख लेते हैं। नियम किस प्रकार से है, पदांत में अगर ए अथवा आ हो और उसके परे एकार ओकार हो तो उसे उपसर्ग के एकार ओकार का लोप हो जाता है। लोप होने पर आकार ओकार ए औ उपसर्ग में मिल जाते हैं, जो उपसर्ग होता है उसमें वो मिल जाते हैं। पर रूप संधि के उदाहरण देख लेते हैं। प्र जमा एजते तो प्रेजते ये बन जाता है। उप जमा एशते तो उपेशते ये बन जाता है। परा जमा ओहती तो परोहती ये इस प्रकार निर्मित हो जाता है। प्र जमा ओषति प्रोषति, उप जमा एही उपेही। तो ये जो संधि है पर रूप संधि, यह वृद्धि संधि का अपवाद भी कही जाती है और ये वृद्धि संधि के अपवाद भी होते हैं। ये भी याद रखेंगे। जो वृद्धि संधि कही थी कि ई के उपरांत अगर कोई विजातीय वर्ण आता है, ई के बाद ए आता है तो वो ए में बदल जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी वैसे ही नियम है। तो वो भी एक अपवाद, ये संधि अपवाद के रूप में जानी जाती है वृद्धि संधि के। अगला है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव मतलब, प्रकृति मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। प्रकृति भाव के नियम जान लेते हैं। इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात ज्यों का त्यों रहता है। प्रकृति भाव संधि के उदाहरण देख लेते हैं। हरि जमा एतो तो हरि एतो, देखिए कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही विद्यमान है, तो इस वजह से इसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अगला है विष्णु जमा इमो तो विष्णु इमो, लते जमा एते लते एते, अमी जमा ईशा तो अमी ईशा, फले जमा औपततः तो फले औपततः। इस प्रकार से ये प्रकृति भाव संधि कही जाती है। इस संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस रूप में संधि होती है वो उसी रूप में विद्यमान रहती है। आगे देखते हैं व्यंजन संधि या हल संधि किस प्रकार होती है, क्या इसके नियम है वो जान लेते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन का स्वर या व्यंजन, व्यंजन के उपरांत स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण
के रूप में देखते हैं उत जमा उल्लास, तो उल्लास इस प्रकार से ये बन जाता है। अप जमा जय, अबज इस प्रकार से ये बन जाता है। ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं। अब व्यंजन संधि और जो ये हल संधि है इसके प्रकार जान लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पूर्व है सुचतु संधि, स्तोश्चु नाश्चु इसका मुख्य सूत्र है। स्टुतु संधि, स्तोष्टुनाष्टु इसका मुख्य ये सूत्र है। और अगली है जसत्तु संधि, झलाम जसो अंते इसका मुख्य सूत्र है। तो सबसे पहले इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ग्राम जमा अटती, तो ग्राम अटती इस प्रकार से ये बनेगा। ग्रामम में देखिए ये अंत में क्या है, मैं है, अंत में क्या है, मैं है, और वो भी कैसा है, हलंत है। हलंत में होने के कारण और आगे अटती जो ये है ये क्या है, स्वर है। तो क्षमा करेंगे, ये थोड़ा सा कुछ समस्या है। अटती में अटती में है, तो ग्राम जमा अटती ये बन गया। इसी प्रकार से देवम जमा वंदते, देवम वंदते, ये देखिए मकार जो है हलंत और ये वह है, ये दोनों क्या हो गए, हल है, व्यंजन है। तो देवम वंदते इस प्रकार से ये निष्पन्न हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ग्रामात आगच्छति, ग्रामाद आगच्छति व्यंजन संधि। तकार को दकार में बदल दिया जब ये मिलेंगे। तो सम्यक जमा आहा, तो सम्यक गाहा। परिव्राट जमा अस्ति, परिव्राड अस्ति, तो स्नहश्च्युत है, इस प्रकार से ये बनेगा। अस्मिन अरण्य है, तो अस्मिन अरण्य है ये निष्पन्न होगा। अस्मिन में नकार है, आगे है, तो ये बनेगा। छात्रांतान, तो छात्रास्तान इस प्रकार से ये निष्पन्न हो जाएगा। 5वां देखते हैं। अपश्यत जमा लोक है, तो अपश्य लोक। तान जमा लोकान, तो ताल लोकान इस प्रकार से बदल जाते हैं। हल संधि में एतत् जमा श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा हो जाएगा, 6 हो जाता है इसको। वृक्ष जमा छाया, वृक्ष छाया हो जाएगा। आजमा छादनम, तो आच्छादनम हो गया। अवदत जमा च, तो अवदच्च हो गया। षट जमा माशा, क्षण माशा बन जाएगा। सम्यक जमा हत, तो सम्यक हत, सम्यक हत बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि हम जान सकते हैं। आगे देखते हैं विसर्ग संधि किस प्रकार से होती है। तो विसर्ग संधि के 3 प्रकार कहे गए हैं। एक तो सत्तु, उत्तु, रुत्रु, और चौथा है विसर्ग का लोप होना। ये 3 मुख्य होते हैं। मुख्य तो 4 ही होते हैं, इसमें पर लोप हो जाता है। संस्कृत में संधि के इतने व्यापक नियम हैं कि सारा का सारा वाक्य संधि करके एक शब्द स्वरूप में लिखा जा सकता है। देखते उदाहरण। तत्तम उपकारकम आचार्यम आलोक्य ईश्वर भावनाया आहा, इस प्रकार से ये पूरा एक वाक्य किस प्रकार बनेगा। तत्तमु उपकार कर्म आचार्य, उपकारकम आचार्य आलोक्य ईश्वर भावनाया आहा, इस प्रकार से ये पूरा संधि करके एक उसमें भी लिखा जा सकता है, एक वाक्य में। तो ये भी एक संस्कृत की बहुत ही विशेषता है। आइए सबसे पहले
विसर्ग संधि के जो नियम थे वो जान लेते हैं। विसर्ग संधि के काफ़ी नियम हैं, पर नियमों के जरिए इन्हें सीखना यानी इन्हें अत्यधिक कठिन बनाना जैसा होगा। इसलिए केवल कुछ उदाहरणों के जरिए इन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। विसर्ग के पहले यदि ए और बाद में भी ए अथवा विसर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। देखिए ये नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद ए हो और उसके बाद ए या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व इनमें से हो तो विसर्ग को ओ हो जाएगा। देख लेते हैं किस प्रकार। तो मनः जमा अनुकूल, देखिए विसर्ग भी है और इसके उपरांत अकार भी आ गया तो मनोकूल हो गया। अध्य जमा गति, तो देखिए विसर्ग है और वर्ण का ये क, ख, ग, तीसरा वर्ण भी है तो यहाँ अधोगति हो गया। इसी प्रकार मन है विसर्ग है और बल है, पै, फै, बै तीसरा ही है तो मनोबल हो गया। इस प्रकार से ये नियम याद रखेंगे। अगला है विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। हलंत वाला र भी हो सकता है और वैसा पूर्ण र भी हो सकता है। किस प्रकार, देखिए नी विसर्ग जमा आहार तो निराहार, यहाँ रकार हो गया। देखिए आप नी जमा आशा, नीह जमा आशा तो निराशा हो गया। नीहि जमा धनम, तै, थ, द, ध चौथा पांचवा भी है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा तो निर्धन हो गया, इसे भी रकार हो गया। अगला देख लेते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग को शकार हो जाता है। जैसे निश जमा चल तो निश्चल हो गया, निश जमा छल तो निश्चल हो गया, दु जमा शासन तो दुस्शासन हो गया। आगे देखते हैं घ क्या कहता है। विसर्ग के बाद यदि तय या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। किस प्रकार से, नमः जमा ते, नमः जमा ते से नमस्ते बन गया, ये स हो गया विसर्ग को। नी जमा संतान तो निस्संतान हो गया, यहाँ भी स विसर्ग के उपरांत स होने के कारण स हो गया है। दु जमा साहस तो दुस्साहस यहाँ हो गया है। आप देख सकते हैं तय या स हो तो भी उसे तो विसर्ग को स हो जाता है। विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। षटकोण वाला श जो होता है वो हो जाता है। किस प्रकार से, निह जमा कलंक तो निष्कलंक ये हो गया। चतुहु जमा पाद तो चतुष्पाद ये निष्पन्न हो गया। देखिए विसर्ग को प आ गया ना प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वो होंगे तो ये श में बदल रहा है। देखिए निश जमा फल तो निष्फल हो गया। ये याद रखेंगे। विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ होंगे तो ये श में बदल जाएगा। देखिए नी में इकार आ रहा है, चतु में उकार आ रहा है, नी में इकार आ रहा है तो ये श में बदल रहा है। विसर्ग से पहले ए, आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह रोग तो निरोग, निह रस तो निरस, इस प्रकार से ये निष्पन्न हो जाता है।
अगला है विसर्ग के बाद क ख अथवा पै फै होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये याद रखेंगे, विसर्ग के बाद अगर क ख अथवा पै फै होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतःकरण, तो अंतःकरण होने के क होने के कारण ये इसी प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से आप संधि को समझ सकते हैं। और अगर कोई आपको के समझ मन में जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी विषय में आप जानने की इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट करके भी बताइए, हम उस पर भी जल्द ही वीडियो बनाकर डालने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।